हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 10 से लेकर 12 फरवरी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में पहले पिछले वीडियो के क्वेश्चन की बात करेंगे। मैंने बहुत ही एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि नेशनल सिविल सर्विसेज डे कौन से दिन मनाया जाता है। तो मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि इसका आंसर नहीं कर पाए। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस तरीके के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं आएंगे तो आप ये मान के चलिए कि नौकरी पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज की डेट में कंपटीशन किस कदर हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी समझदार हैं, आप सभी तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि आप फॉर्म कितनी मेहनत से भर रहे हैं, उस पर पैसा कितना लग रहा है। हर एक फॉर्म के लिए आज की डेट में एक तगड़ी फीस जा रही है, तो फिर आप उतनी मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो अगर इतने बेसिक क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं पता है तो। फिलहाल इसका आंसर था 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को हर वर्ष नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और भी डेज आप ध्यान रखिए, जैसे कि बहुत पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कौन से दिन मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। हमारी तीनों सेनाओं के दिवस आप ध्यान रखें, जैसे आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है और इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और भी हैं, जैसे कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। योगा दिवस 21 को मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, ठीक है, विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए। अभी कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि अब से हर साल वीर बाल दिवस कौन से दिन मनाया जाएगा। तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो वीर बाल दिवस? इतना ही हिंट दे सकता हूं कि दिसंबर के महीने में किसी दिन मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। केवल पिछले 2 सालों से ही हमने ये दिवस मनाना स्टार्ट किया है। इस बार आप कोई भी एसएससी एग्जाम दे रहे हैं तो मेरी इस किताब को आज ही अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। इस किताब में मैंने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज जीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सब सॉल्यूशन के साथ दिए हैं। आप इस किताब की स्ट्रेंथ ऐसे ही समझ सकते हैं कि इसका कंपाइलेशन करीब 9000 क्वेश्चंस का है। कुछ भी नहीं इसमें बचा हुआ है, चाहे जीएस का कोई भी टॉपिक हो और चाहे हर एक एग्जाम हो। इस किताब में बखूबी मैंने इस तरीके से क्वेश्चन को कंपाइल किया हुआ है कि जैसे 2017 में सीजीएल में कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन से कितने पूछे गए, मॉडर्न हिस्ट्री से कितने पूछे गए, मिडिवल हिस्ट्री से कितने पूछे गए। अब मिडिवल में भी मुगल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, या फिर दिल्ली सल्तनत से कौन से पूछे गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। अब इसके भी आगे समझिए, सीजीएल में कौन से क्वेश्चन पूछे गए आईवीसी के, एमटीएस में कौन से, सीपीओ में कौन से और सीएचएसएल में। इस तरीके से भी कंपाइलेशन दिया है। इस तरीके की बुक आपको मार्केट में और कहीं नहीं मिलने वाली है, गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ। इसका सैंपल भी दिया हुआ है अमेजोन पे। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके सैंपल देखिए। अगर आपको समझ आता है तो अपने लिए ऑर्डर करके मंगा लीजिए। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। पहली बार वेव समिट जो है, यहां पर वेव्स का मतलब है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, इसका आयोजन भारत में हो रहा है। तो भारत में कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? तो ये इस बार आयोजित किया जाएगा भारत में, मुंबई में। इससे पहले जो वेव समिट है ये स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया जा चुका है। वेव समिट का आयोजन 1 मई से चालू होगा और यह 4 मई तक भारत के मुंबई में आयोजित किया जाएगा। दुनिया भर के कई देश इसमें हिस्सा लेंगे। इसका मेन उद्देश्य होगा एनिमेशन को बढ़ावा देना, साथ में गेमिंग एंटरटेनमेंट को बढ़ावा देना। आज की डेट में एनिमेशन अपने आप में उभरता हुआ बहुत बड़ा मार्केट है और साथ में गेमिंग एंटरटेनमेंट भी। तो इन दोनों को बढ़ावा दिया जाना है इस समिट के दौरान। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ये इस टाइम पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो इनके द्वारा गुजरात में अगले 6 दिनों के लिए और कर्नाटक में अगले कितने दिनों के लिए जो मूंगफली है इसकी खरीद को मंजूरी दे दी गई है। तो कर्नाटक में अगले 25 दिनों के लिए मूंगफली की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। देखिए होता क्या है, जब किसान अपनी फसल की पैदावार करता है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि केंद्र सरकार उसकी फसल को खरीदे। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसान हैं,
आपने मान लीजिए 10 कुंटल चावल का उत्पादन किया, ठीक है। अब इस 10 कुंटल में से 5 कुंटल आप बेच पाए। देखिए, सरकार आपको बाध्य नहीं करती है, सरकार ये नहीं बोलती है कि आप सारा अनाज हमें बेच दीजिए। सरकार बोलती है आप अपना अनाज खुद बेचिए, जहां पर आपको अच्छे दाम मिल रहे हैं वहां बेचिए। लेकिन सरकार ये बोलती है कि जो अनाज आपका नहीं बिक रहा है तो उसके लिए हम आपके पीछे खड़े हुए हैं, आप हमें एक जेन्युइन रेट पर उस अनाज को बेच सकते हैं। इसी को इकोनॉमिक टर्म में एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो ये 5 कुंटल चावल आपने मार्केट में बेचा, मैं मान लेता हूं कि आपको 30 रुपए के हिसाब से खरीद मिल गई, मतलब आपने 30 रुपए पर केजी के हिसाब से अपना चावल बेचा, ठीक है। लेकिन सरकार जो है वो हो सकता है आपको 20 रुपए पर केजी दे रही हो, ठीक है। लेकिन ये जो रेट होता है, इस रेट में आपका नुकसान नहीं होगा, आपको भले ही फायदा कम हो लेकिन फायदा होगा। सो दैट इज कॉल्ड एमएसपी। एमएसपी किसानों की जो इनकम है उसे संरक्षित करने का काम करती है। तो ऐसे किसान जो कि मूंगफली का उत्पादन कर रहे हैं, गुजरात में अगले 6 दिनों के लिए उनके इस ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक में अगले 25 दिनों के लिए इस ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए तो तेलंगाना में भी इसको बढ़ाया गया है अगले 15 दिनों के लिए, और महाराष्ट्र में अगले 24 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये जो खरीफ की फसल होती है, इसके लिए हर साल केंद्र सरकार की तरफ से 90 दिन का समय दिया जाता है। इन 90 दिनों में किसान अपनी फसल सरकार को बेच सकता है और पैसे ले सकता है। ये 90 दिन का जो ड्यूरेशन था ये पूरा हो गया था, तो किसानों के द्वारा एक्स्ट्रा टाइम मांगा जा रहा था, तो इस वजह से ये एक्सटेंशन दिया गया है। हाल ही में तीसरा इंग्लैंड और भारत का जो वनडे इंटरनेशनल होने वाला है, उससे जस्ट पहले आईसीसी के चेयरपर्सन जे शाह के द्वारा कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इंग्लैंड और भारत के बीच में 3 वनडे इंटरनेशनल होने थे, जिसमें से तीसरा वनडे इंटरनेशनल आज है, मतलब 12 तारीख को। इससे जस्ट पहले कल के दिन जे शाह के द्वारा एक नया इनिशिएटिव चलाया गया है, और इस इनिशिएटिव का नाम है डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइफ्स, ठीक है। और नाम से ही आपको समझ आ रहा है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि पूरे दुनिया भर में क्रिकेट के जरिए डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइफ्स कैंपेन को प्रमोट करना, मतलब लोगों में जागरूकता फैलाना कि अगर वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं तो उनके इस स्टेप से कई लोगों की जानें बच सकती हैं। किसी को आंख मिल सकती है, किसी को बॉडी का कोई और पार्ट, किसी को कुछ और पार्ट। हाल ही में रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इन्होंने कौन से लीजेंडरी क्रिकेटर को सरपास कर लिया है? तो इन्होंने राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ते हुए टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। रोहित शर्मा का अगर वनडे इंटरनेशनल करियर देखें तो आज तक इन्होंने 267 मैचेस खेले हुए हैं वनडे इंटरनेशनल, जिसमें इन्होंने 10,987 रन बना दिए हैं। राहुल द्रविड़ की अगर बात करें तो द्रविड़ के 10,889 रन थे, जिसको अभी हाल ही में रोहित शर्मा ने, जो इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे इंटरनेशनल था, उसमें 119 रन बनाकर जो सेंचुरी मारी थी, उसी के दौरान ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अब द्रविड़ 11वें नंबर पर हो गए हैं, टॉप 10 में रोहित शर्मा आ गए हैं। एक और रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, इन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। लेकिन कैसे? रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर को पछाड़ते हुए बतौर ओपनर भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। सचिन ने 15,335 रन बनाए हुए थे अभी तक बतौर ओपनर भारत के लिए, लेकिन रोहित शर्मा ने 15,404 रन बना दिए हैं। इवन रोहित शर्मा इस रिकॉर्ड को और भी काफी आगे ले जाएंगे, क्योंकि अभी इनका करियर काफी बचा हुआ है। भारत के द्वारा यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है, जिसको EFTA बोलते हैं, इसकी एक डेस्क का उद्घाटन कौन सी इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के अंतर्गत किया गया है? तो भारत सरकार ने यूरोप से फ्री ट्रेड एसोसिएशन की एक नई डेस्क का उद्घाटन भारत में TEPA के साथ मिलकर किया हुआ है। TEPA का मतलब है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसका मेन उद्देश्य यह है कि भारत में अलग से एक ऐसी डेस्क बनाई गई है जो कि अब यूरोप से व्यापार करने की ओर अग्रसर होगी, और इनका मेन उद्देश्य ये होगा कि ये भारत सरकार को अपने सुझाव दे सके कि ये कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन पर हम यूरोपियन कंट्रीज से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब यह है कुछ ऐसी वस्तुएं जिनके लेन देन पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, मतलब कहने का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।
जैसे मान लीजिए यूरोपियन कंट्री है स्विट्जरलैंड, ठीक है, तो स्विट्जरलैंड से मान लीजिए कोई अगर वस्तु भारत में बिकने के लिए आ रही है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत सरकार उस पर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगी। इसी तरीके से भारत अगर कोई भी वस्तु स्विट्जरलैंड में बेच रही है तो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट भी उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगी, जिससे कि दोनों देशों के जो व्यापारी हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, लोगों को एक प्रोडक्ट की रेंज मिलेगी और साथ में दोनों देशों के बीच में व्यापार संबंध पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होंगे। वर्ल्ड पल्सेस डे कौन से दिन मनाया जाता है? हिंदी में बोलते हैं विश्व दलहन दिवस। पल्सेस का मतलब दाल, जी हाँ, वही दाल चावल जो आप खाते हैं। तो वर्ल्ड पल्सेस डे हर वर्ष मनाया जाता है 10 फरवरी को। कौन सा दिन? 10 फरवरी को। और इस बार 2025 की जो थीम थी ये थी पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। पहली बार ये जो दिवस है इसको मनाया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, लेकिन उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको ऑफिशियली 2019 में डिक्लेयर कर दिया गया। तो 2019 के बाद से केवल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, पूरे दुनिया में हर एक देश इसको बनाता है। इसके मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य है कि दाल में प्रोटीन होता है और दाल का उत्पादन हर एक देश ज़्यादा से ज़्यादा करे। क्या आप जानते हैं भारत में कौन सा राज्य है जो कि दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है? तो ध्यान रखिएगा, यह है एमपी। मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। और दालों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं रेड सॉइल। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है एक नए रेलवे जोन को बनाने के लिए। तो ये कौन सा रेलवे जोन है जो कि नए स्तर पर तैयार किया जा रहा है? तो ये जो रेलवे जोन है ये होगा साउथ कोस्ट रेलवे जोन, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर होगा ये होगा विशाखापत्तनम। और ये जो दरअसल है ये वॉल्टेयर डिवीज़न के अंतर्गत आता है, वॉल्टेयर डिवीज़न। अब ये जो वॉल्टेयर डिवीज़न है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा इसका नाम रखा गया था। तो अब इंडियन रेलवेज का कहना है कि अब ब्रिटिशर नाम को हटाकर अब इसको हम लोग नाम बदल के विशाखापत्तनम डिवीज़न कर देंगे। उसके अंतर्गत रेलवे कोस्ट साउथ कोस्ट रेलवे जोन अब आएगा। भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। एक मूवी है जिसका नाम है बैड गर्ल। ये मूवी बनाई गई है वर्षा भरत के द्वारा। वर्षा भरत ने ये इस बैड गर्ल मूवी की स्क्रिप्ट भी लिखी है और इसको डायरेक्ट भी किया हुआ है। तो इसके लिए इनको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम में कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वर्षा भरत सम्मानित करी गई हैं नेट पैक पुरस्कार से। और ये जो बैड गर्ल मूवी है इसको रिप्रेजेंट किया गया है अनुराग कश्यप के द्वारा। यहाँ पर नेटपैक का मतलब है नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा। ये एक तरीके का ऐसा इवेंट है जिसमें एशियन रीजन के जितने भी देश हैं उन सभी की मूवीज़ को प्रमोट किया जाता है। वर्षा भरत की ये पहली मूवी थी, मतलब ये डेब्यू मूवी थी। और किसी की डेब्यू मूवी को नेटपैक पुरस्कार मिल जाए ये एक काफ़ी बड़ी बात है। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले किसी भी एग्जाम में। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इनका जो हिंदुस्तान जेट ट्रेनर जिसको HJT बोलते हैं, HJT 36, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो HAL ने इसका नाम बदलकर यशस कर दिया गया है। HJT 36 जो है ये पायलट्स को सेकेंड स्टेज की ट्रेनिंग देने के लिए यूज़ किया जाता है। एक होती है फर्स्ट स्टेज की ट्रेनिंग जो कि शुरू ही करी जाती है, लेकिन सेकेंड स्टेज की ट्रेनिंग तब होती है जब पायलट फर्स्ट स्टेज को क्रॉस कर जाता है। सेकेंड स्टेज की ट्रेनिंग के लिए ये जो फाइटर जेट यूज़ किया जाता था 36 HJT, अब इसका नाम यशस होगा। इसकी खास बात यह है कि अपने साथ 1000 kg का पेलोड कैरी कर सकता है। इतना ही नहीं, हवा में ये आसानी से स्पिन भी कर सकता है। साथ में हवा को चीरते हुए, उल्टी हवा को भी चीरते हुए ये आसमान में वर्टिकली भी जा सकता है। ये सारी इसकी खास बात है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना सन 1940 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर और इसके चेयरपर्सन है DK सुनील। क्या नाम है? DK सुनील। हाल ही में एरो इंडिया 2025 का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया। तो यह उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। और आपको बता दूं, भारत में जो एरो इंडिया शो होता है हर साल, ये केवल भारत का ही नहीं पूरे एशिया लेवल का सबसे बड़ा एरो शो आयोजित किया जाता है। इस बार इसका उद्घाटन 10 फरवरी को किया गया और इसका समापन 14 फरवरी को है। तो ये 14 फरवरी तक चलेगा।
केवल भारत ही नहीं, पूरे दुनिया से 7 लाख से ज़्यादा लोग इस एरो शो को देखने के लिए आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर बात करी जाए एयरफोर्स की, तो दुनिया भर के 27 कंट्रीज़ की एयरफोर्स भी इसमें हिस्सा लेने आ रही है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि इंडियन एयरफोर्स ही इसमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। इंडियन एयरफोर्स के लगभग हर तरीके के जो फाइटर जेट्स हैं या फिर दूसरे तरीके के सर्विलांस विमान हैं जो कि एयरफोर्स में सर्विस देते हैं, उन सबको इसमें शक्ति प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। दुनिया भर की कई सारी एमएसएमईज और कई सारी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज भी इसमें हिस्सा लेती हैं, क्योंकि एरो शो के बाद बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्हें हमारी इस तरीके की मशीन्स पसंद आती हैं और वो भारत सरकार को इसके लिए ऑर्डर भी देती हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले फिलीपींस ने भी हमसे कुछ हेलीकॉप्टर लेने की डिमांड करी थी। इंडोनेशिया ने भी अपनी ये जो इच्छा थी इसको जाहिर किया था। तो इस तरीके की जो डील्स होती हैं ये एरो शोज के बाद ही होती हैं। ये हमारी डिफेंस सेक्टर की कौन सी 2 ब्रांचेस हैं आर्म्ड फोर्सेस की, जिनके द्वारा एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है जिसका नाम है एक्स विंग्ड रेडर एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इसमें भारतीय वायुसेना की तरफ से चिनोक हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं और दूसरे फाइटर जेट्स भी हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कि सुखोई वगैरह। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के बीच में विंग रेडर एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य यह है, यहाँ पर रेडर नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ऐसे टेरेन्स या फिर ऐसे बैटलफील्ड जहाँ पर हमारी आर्मी यूनिट को पहुँचाने के लिए एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उन सारे ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म किया जाए। तो दरअसल ये जो एक्सरसाइज थी ये इस पर बेस्ड थी कि हमारी एयरफोर्स की विंग हमारे आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको सुरक्षित बैटलफील्ड तक पहुंचा सके और वहां से ज़रूरत पड़ने पर इवैक्यूएट भी कर सकें। हाल ही में एक एक्सरसाइज हमने कंडक्ट करी है जिसका नाम है इक्यूवेरिन एक्सरसाइज। क्या आप जानते हैं इक्यूवेरिन हर साल कौन से देश के साथ हम कंडक्ट करते हैं? तो ये हम कंडक्ट करते हैं मालदीव्स के साथ। किसके साथ? मालदीव्स। ये कौन से 2 देश हैं जो कि 2025 की साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं? तो भारत और इजिप्ट के बीच में साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है। इस बार यह राजस्थान में आयोजित हो रही है। राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है जहां पर यह 14 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है। खास बात यह है कि हमारी स्पेशल फोर्सेस की पैराशूट रेजिमेंट इसमें हिस्सा ले रही है और मिस्र की भी कमांडो प्लाटून इसमें हिस्सा ले रही है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि स्पेशल फोर्सेस के थ्रू काउंटर टेररिज्म को किस तरीके से हाई टेरेन हो या फिर फील्ड रेंज हो, हर जगह पर डिस्ट्रॉय किया जा सके। गोल्डन पैगोडा मैराथन जो कि पहली बार आयोजित करी जा रही है, ये कौन से राज्य में आयोजित करी गई? तो पहली बार गोल्डन पैगोडा मैराथन जो है ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित करी गई है और इसको लगभग हर फॉर्मेट में लॉन्च किया गया है। मतलब फुल मैराथन जिसको बोलते हैं 42 किलोमीटर की, हाफ मैराथन जो कि 21 किलोमीटर की होती है, उसके बाद 10 किलोमीटर का एक मैराथन फॉर्मेट होता है और सबसे छोटी मैराथन होती है 5 किलोमीटर की जिसको फन मैराथन भी बोला जाता है। तो इन चारों फॉर्मेट में इसको अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। दुनिया भर के कई सारे एथलीट्स ने यहाँ पर हिस्सा भी लिया हुआ है। करीब 950 से ज़्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया है। स्पेशली अफ्रीकन रीजन के कंट्रीज़ के एथलीट ने यहाँ पर हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ पे गवर्नर हैं केटी परनायक। अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपसे कई बार पूछी जाती हैं। तो क्या आप जानते हैं यहाँ पर कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज़ सबसे ज़्यादा बेसिस पर पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिए, आदि जनजाति यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि फोक डांस भी कई बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ का पोपिर नाच काफ़ी फेमस है। इसके अलावा वांचो नाच हो गया, लायन डांस हो गया, पीकॉक डांस हो गया, ये सब फेमस है। भारत में पहली बार वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन रामेश्वरम में किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पम्बन ब्रिज। देखिए यहाँ पर आपको 2 ब्रिज दिखाई दे रहे हैं। पहला तो ये ब्रिज जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ब्रिटिशर के द्वारा रामेश्वरम में बनाया गया था। रामेश्वरम की जो मेन लैंड है उसको रामेश्वरम आइलैंड से कनेक्ट करने का काम करता था। मतलब बाहर से जो शिप आते थे वो भारत में तभी प्रवेश कर पाते थे जब इस ब्रिज को इस तरीके से उठाया जाता था। ये ब्रिज फ्लैट है, ठीक है, बीच में यहाँ पे साइड में एक हत्था लगा होता है। इस हत्थे को मैनुअली घुमाया जाता था और तब ये धीमे धीमे करके ये ब्रिज ऐसे इधर की ओर ये पल्ला
और ये वाला पल्ला उधर की ओर जाता था, खुल जाता था, और तब शिप नीचे से एंटर कर जाते थे भारत में। ये बनाया गया था 1914 में। 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, करीब 110 साल हो चुके थे। इस वजह से अब ये नया ब्रिज बनाया गया है और इसका नाम पम्बन ब्रिज रखा गया है, क्योंकि ये रामेश्वरम के पम्बन में ही स्थित है। ठीक है, इस ब्रिज की जो लंबाई है ये करीब 2 किलोमीटर है, और इसको बनाने के लिए इंडियन रेलवेज का बहुत सारा साथ मिला है भारत सरकार को, तब जाकर इसको बनाया जा चुका है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 531 करोड़ की धनराशि लगी हुई है। और ये कितनी हाइट तक खुल सकता है, ये आपको फ्लैट दिख रहा है, लेकिन ये भी खुल जाएगा, तभी इसको वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बोला जाता है। तो ये करीब 17 मीटर की हाइट तक ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से फिर जो बड़े जहाज होते हैं वो आसानी से एंटर कर जाते हैं। लेकिन जब तक ये ब्रिज नहीं खुलेगा तब तक जहाज एंटर नहीं कर पाएंगे मेनलैंड में। ये कौन सी कंपनी है जिसको गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये है कोल इंडिया लिमिटेड। और कोल इंडिया लिमिटेड लगातार 5वें साल गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित करी गई है। ध्यान रखिएगा, 2024 में भारत सरकार की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी कोल इंडिया लिमिटेड को डिक्लेयर किया गया था। तो कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में नंबर 1 पे आती है, चाहे वो स्टाफ के लिए एनवायरनमेंट देने की बात हो, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट के टारगेट्स को पूरा करने की बात हो, हर एक क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरपर्सन PM प्रसाद के द्वारा इस पुरस्कार को ग्रहण किया गया। कोल इंडिया की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। ये कौन सा बैंक है जिसने आइकॉन्स के साथ पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर अमिताभ बच्चन का AI अवतार लॉन्च किया गया है? तो ये है IDFC फर्स्ट बैंक। अब देखिए है क्या, इनका एक AI रोबोट है। इस रोबोट को इन्होंने शक्ल दी है अमिताभ बच्चन की। ठीक है, अब आप IDFC फर्स्ट बैंक की ब्रांच में जाएंगे तो वहां पर आपको एक AI रोबोट मिलेगा, AI अवतार रोबोट, जो कि अमिताभ बच्चन की शक्ल में होगा, और आप उससे बैंक के सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि आप उससे पूछ सकते हैं कि FD में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, होम लोन में कितना ROI लग रहा है, कार लोन चाहिए, गोल्ड लोन चाहिए, कोई भी आपको लोन चाहिए या कोई भी फैसिलिटी चाहिए, हर एक बारे में आप इससे पूछ सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक ने पहला जो AI अवतार लॉन्च किया था अमिताभ बच्चन के ऊपर, यह मुंबई की जुहू ब्रांच में लॉन्च किया था। ध्यान रखिए, जुहू में अमिताभ बच्चन का घर है, इसी वजह से वहां से लॉन्च किया था। लेकिन अब भारत के कई सारे दूसरे शहरों में भी इसको लॉन्च किया जा रहा है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुरुग्राम, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, इन सभी शहरों में पहले फेज में इसको लॉन्च किया जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना 2015 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरपर्सन है V वैद्यनाथन। कल से करंट अफेयर आपको रेगुलर मिलेंगे। हाल ही में यह कौन सा देश है जिसने पाकिस्तान के साथ पैक्ट साइन किया है और यह पाकिस्तान के लिए चंद्रमा में साउथ पोल मिशन को लॉन्च करेंगे? तो ऑब्वियसली ये कौन सा देश है? यह है चाइना। चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया है और इनका कहना है कि हम आपके लिए मून पर साउथ पोल मिशन लॉन्च करेंगे। ध्यान रखिए, चंद्रमा पर भारत पूरे दुनिया का चौथा देश है जो कि उतरा है। ठीक है, और उसमें भी भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा हुआ है। दुनिया के 4 देश कौन कौन से हैं? पहला अमेरिका, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना। ये 3 देश पहले थे, उसके बाद चौथा देश भारत बन गया जो कि चंद्रमा पर उतरा है। लेकिन साउथ पोल की बात करें तो बाकी के जो 3 देश हैं ये सब नॉर्थ पोल पे चंद्रमा के उतरे थे। भारत इकलौता ऐसा देश है जो कि साउथ पोल पे उतरा था। आने वाले समय पर अब पूरे तरीके से पाकिस्तान की सैटेलाइट तैयार करने का काम चाइना ही करेगा। देखने वाली बात यह होगी कि अभी पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में कितने और साल लगते हैं। सभी को पता है 38वें नेशनल गेम आयोजित किए जा रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून में। पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं। तो नेशनल गेम्स में लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी वेट कैटेगरी में इन्होंने जीता है? तो लवलीना ने इस बार 75 kg वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने फाइनल में प्रांशु राठौर को हराया है। किसको? प्रांशु राठौर। 5-0 से बुरी तरीके से इन्होंने हराया है। अगर इससे पहले पेरिस ओलंपिक्स की बात करें जो कि 2024 में हुए थे, उसके बाद से लेकर पहला मेडल अब यह है लवलीना बोरगोहेन का। इसके अलावा एक नाम आप और ध्यान रखें, शिवा थापर। क्या नाम है इनका?
शिवा थापर। शिवा थापर 6 बार के एशियन चैंपियन हैं और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो शिवा थापा ने सिल्वर मेडल इसमें जीता है। ठीक है, तो लवलीना बोर्गोहेन 75 केजी वेट कैटेगरी में गोल्ड और शिवा थापा सिल्वर मेडल, और इनकी जो वेट कैटेगरी है ये है 63.5 केजी वेट कैटेगरी। और आपको मैंने इस बार वर्ल्ड बुक फेयर में भी जब मैं आपसे मिला था, मैंने आपसे पूछा था नेशनल गेम का शुभांकर क्या है इस बार। तो ध्यान रखिए, इसका ऑफिशियल मैस्कॉट है मौली। क्या नाम है इसका? मौली। उत्तराखंड में जो मोनाल पक्षी पाया जाता है उसी के नाम पर इसका नाम मौली रखा गया है। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ऑफिशियल सॉन्ग का टाइटल क्या है? तो इसका टाइटल है जीतो बाजी खेल के। इसको लॉन्च किया जा चुका है आईसीसी के द्वारा। जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की है इसका शुभारंभ 19 फरवरी से होने वाला है। 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित करी जाएगी। इस बार इसको होस्ट पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन भारत के जितने भी मैचेस हैं वो सब दुबई में खेले जाएंगे। 15 मैचेस का ये पूरा इवेंट है और ये जो जीतो बाजी खेल के टाइटल ट्रैक है इसको गाया गया है आतिफ असलम के द्वारा और इसको प्रोड्यूस किया गया है अब्दुल्ला सिद्दीकी के द्वारा। आईसीसी की स्थापना सन 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई। आईसीसी के चेयरपर्सन हैं जे शाह। समय बचाकर आप जीएस कवर करना चाहते हैं तो मेरा जीएस जीके का रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच आप एक ही बार में अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। डिस्काउंट कोड है रिपब्लिक 50। अगर आप ये डिस्काउंट कोड लगाते हैं तो आपको इस टाइम पर 50% फ्लैट डिस्काउंट मेरे हर एक बैच में मिल जाएगा। मेरे फाउंडेशन बैच में मैंने हर एक वनडे एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की, रेलवे की, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, सब कुछ कवर किया हुआ है इस एक ही बैच में। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, एक और चीज, बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और एग्जाम इंजन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, ये 4 जो डायनेस्टीज हैं आपके सामने यहां पर लिखी हुई हैं, इन चारों में से कौन सी डायनेस्टी है जो कि विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत नहीं आती है? संगमा, अराविदु, सलुवा डायनेस्टी या फिर इक्ष्वाकु डायनेस्टी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।